मित्रों नमस्कार। आज मन है कि आपसे अथर्वा पर कुछ बातचीत करूं। लगभग 2 वर्ष से अधिक होने को आए जब यह कृति प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन के बाद हिंदी के लोगों ने इसकी काफ़ी सराहना की और साहित्यिक संसार में, विशेषकर आलोचना के क्षेत्र में, आलोचकों ने काफ़ी उदारता से इस कृति को देखा परखा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में जब इस पुस्तक का विमोचन हुआ था 28 नवंबर 2021 को, तो उसमें प्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी जी ने जो वक्तव्य दिया था उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 50 वर्षों में हिंदी कविता और भाषा को जिस तल पर जाने में झिझक रही है, वहाँ पर पहुँचाने का काम यह कृति करती है। मेरे लिए इस कृति का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसकी रचना प्रक्रिया में लगभग 26 साल लगे, और 26 साल का समय कोई छोटा समय नहीं है। तो एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि इस कृति ने मुझे लगातार ग्रसित किए हुए रखा, और जब यह कृति पूरी हुई तो ऐसा लगा कि पूरी मन की पूरी उपस्थिति से कोई त्वचा झर गई है, कोई भार हल्का हो गया है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि आलोचकों ने या कवियों ने प्रशंसा के रूप में जिन बातों को कहा है केवल वही बातें सच हैं, और अनेक आलोचकों ने जिन कमियों की ओर इशारा किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन एक लंबे अंतराल में जब कोई कृति लिखी जाती है तो उसमें वे सारे अनुभव भी कैद हो जाते हैं अनजाने ही, जो एक कवि की विकास प्रक्रिया से भी जुड़े हुए होते हैं। निश्चय ही 25 वर्ष की अवस्था में जब मैंने इस कृति को लिखना शुरू किया तो उस समय की चेतना और मानसिकता ज़रूर भिन्न थी। आज तो मैं दावे के साथ यह भी नहीं कह सकता कि इस कृति को मैंने लिखा या लिखना शुरू किया। मुझे लगा यह कृति कहीं थी और इसने मुझे पकड़ लिया, या मेरी पात्रता या मेरे मन के खालीपन के कारण ये धीरे धीरे सृजनात्मक रूप से उतरती हुई चली आई। जब इस कृति का एक तरह से समापन हुआ तो मन में ये बात आई कि इसे कौन पढ़ेगा, क्योंकि सामान्यतः यह एक प्रथुल कृति है, 512 पृष्ठों की कृति ये बनी। तो मेरे मन में एक भाव था कि इसे कौन पढ़ेगा, या वे कौन लोग होंगे जो इसके संभावित पाठक होंगे। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। कारण ये कि बहुत देरी कृतियों को लोगों ने पढ़ा है, समझने की कोशिश की है। आखिर हिंदी की जितनी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं या बड़ी कृतियाँ हैं, कठिन कृतियाँ हैं, उन सबको लोगों ने पढ़ने की कोशिश की ही है। कामायनी इसका एक उदाहरण है। अभी भी कामायनी के अध्ययन की समस्याओं पर बात होती रहती है। मुझे लगता है कि इसके भी अध्ययन की समस्याओं की बात हो सकती है। इसे अनेक शैलियों में रचा, अनेक शिल्पों में इसे विन्यस्त किया, और यह लगता है कि मैंने अपने युग को इसमें अभिव्यक्त करने की कोशिश की, ईमानदार कोशिश। और मेरी ओर से यदि मुझे कहना हो कि मैंने क्या किया, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने युग के यथार्थ को और उसके आदर्श को भी भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में आलोचनात्मक रूप से रचने की कोशिश की, और इस कोशिश का ही मेरे निकट कुछ मूल्य है। और आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वह इस कोशिश से ही संबंधित है। प्रायः ये बात कही गई
मुक्तिबोध ने ही कही थी कि एक जड़ीभूत संवेदना होती है, सौंदर्याभिरुचि होती है। वर्षों के लेखन के दौरान सौंदर्य दृष्टि में जब कोई नया उन्मेष नहीं होता तो वह सौंदर्याभिरुचि जड़ीभूत हो जाती है और उसकी संवेदना की धार भी कुंद हो जाती है। इस जगह पर मुझे प्रसिद्ध कवि और कथाकार रमेशन शाह की याद आती है, जिन्होंने कहा कि जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि की तरह या उसके समांतर एक जड़ीभूत सत्याभिरुचि भी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सौंदर्य की अनुभूति के साथ साथ सत्य की अनुभूति के भी खतरे उठाते हैं। मेरे जानते मैंने ये कोशिश की है कि जड़ीभूत सत्याभिरुचि के खतरों को उठाया जाए और सत्य के जीवन यथार्थ के बृहद आयामों को ठीक उस बिंदु पर वापस लौटाया जाए जहाँ से हिंदी कविता, खासतौर से आधुनिक नई कविता, अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई थी और प्रायः एक धारा को ही मुख्य धारा मान लिया गया था। तो अथर्वा के माध्यम से, एक कल्पित और उत्पाद्य कथा के माध्यम से कुछ चीज़ों को कहने की कोशिश मैंने की और जिन मित्रों ने इस कृति को पढ़ा है वो स्वयं इसमें देख सकेंगे कि मेरी वो कोशिश कितनी कामयाब हुई या सफल हुई। इसमें 16 पांडुलिपियों की कहानी है और एक गल्प रचा है मैंने। आप जानते हैं गल्प का संबंध साहित्य के उस मिथ से होता है या सुंदर भ्रम से होता है। साहित्य एक सुंदर भ्रम भी रचता है, कभी कभी उससे युग भी बनते हैं। मैं मानता हूं कि जो जितना बड़ा कवि होगा या रचनाकार होगा, उपन्यासकार या कथाकार होगा, वो एक तरह की मिथ मेकिंग करेगा। मिथ मेकिंग किस लिए? मिथ मेकिंग इसलिए कि सत्य तक पहुंचने के जो मार्ग हैं उन मार्गों के भी परिष्कार और नए मार्गों के अन्वेषण की भी ज़रूरत होती है। तो भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, कथन के ढंग से, पद विन्यास से, छंद विन्यास से मैंने इस कृति में वे सारी कोशिशें की हैं और उनकी उस कोशिशों को प्रायः आलोचकों ने लक्षित भी किया है। तो यह किताब जब आई तो इसका विमोचन होने के उपरांत अनेक संस्थाओं ने स्वागत भी किया। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं ने मुझे इस पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। कुछ फेसबुक के चैनलों ने भी मुझे घंटे भर का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया और बाद में कुछ विश्वविद्यालयों ने भी आमंत्रित किया कि मैं इस पर अपनी बात रखूं। ये एक बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर संस्थाओं ने इसे पुरस्कृत भी किया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने। मेरे लिए यह बहुत रोमांचक रहा कि ऐसी कृति, बल्कि जटिल कृति को प्राध्यापक मित्रों ने न केवल आशंसित किया बल्कि विद्यार्थियों को भी तैयार किया और 6-7 शोध कार्य भी इस पर पंजीकृत हो चुके हैं। और वे विद्यार्थी, निस्संदेह उसमें से कुछ एक विद्यार्थी बहुत यशस्वी होंगे आगे चलकर। वे बड़े प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने बहुत ढंग से इस कृति को पढ़ा है और इस पर लिखा है। जैसा कि होता है सामान्यतया नई किताब कोई आती है तो उसके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। हिंदी के संसार में भी अथर्वा को लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण रहा और मेरे लिए यह खोज से कम महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसकी 2000 से अधिक प्रतियां लोग खरीद कर पढ़ चुके हैं। चूँकि फेसबुक जैसे माध्यम पर मैंने केवल एक ही बार इस विषय में बताया कि ये पुस्तक प्रकाशित हुई है वर्षों के अध्ययन मनन के उपरांत, उसके बाद मैंने प्रायः मैं इससे दूर ही रहा। इससे संबंधित समाचार या कार्यक्रमों के विषय में मैंने ज़्यादा अपने फेसबुक पर कोई चर्चा नहीं की। कुछ मित्रों ने ज़रूर चर्चा की। ये एक मेरा स्वभाव है
क्योंकि मैं जानता हूँ या मानता भी हूँ कि इस पर यदि कोई काम होना है या किया जाना है तो वह लोगों को, सहृदय पाठकों को ही करना है। मेरे करने से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। अथर्वा हिंदी साहित्य की परंपरा में उस विवेक को प्रतिष्ठित करने का काम करती है जिसके भीतर भारत का चैतन्य रसायन घुला मिला है और जो वैदिकों के मस्तिष्क और बौद्धों के हृदय से होकर गुजरता आया है। इन दोनों के द्वंद्वात्मक आख्यान से जो एक नया रसायन हमारी काव्यानुभूति में दर्ज होता है, उस रसायन का काव्यात्मक आख्यान यह किताब प्रस्तुत करती है। मुझे लगता है कि यदि आप इसको पढ़ेंगे, वे सब लोग जो नए पाठक होंगे, वे सब जो नई अभिरुचि से इसके पास जाएंगे, ज़रूर उन्हें कुछ जानने समझने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज इस अवसर पर इतना पर्याप्त है। फिर कभी आगे भेंट होगी और हम लोग मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।